A very good morning, class. Hope you all are keeping well and safe in this crucial time. So, today we'll be going to start with the continuation of a chapter number 8, that is what is culture. Now, I should like to use another word, science. मैं दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जिसका जो क्या है, साइंस. वॉट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ प्रॉब्लम्स. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कहा कि मैं अब एक दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जो क्या है, साइंस है. अभी हमारा चैप्टर पूरा कल्चर के ऊपर हमने डिस्कस किया था. अब वो कह रहे हैं कि अब मैं दूसरा टर्म यूज़ करूँगा, साइंस. मतलब अभी तक कल्चर के बारे में हमने बहुत कुछ डिफाइन किया, बहुत कुछ डिस्कस किया. अब मैं एक नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या यूज़ करना चाहता हूँ जो क्या है, साइंस. अब व्हाट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी की लाइफ की प्रॉब्लम से. मतलब अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लाइफ में कोई बुरे दिन चल रहे हो या अच्छे दिन, हमारी लाइफ है अप्स एंड डाउन्स हमेशा होती हैं. तो जो आपके अच्छे दिन होते हैं तो हम उससे हमेशा क्या करते हैं, अच्छे दिन होते हैं तो हम कभी कोई बात नहीं करते. जैसे अगर कोई बुरे दिन होते हैं तो हम हमेशा, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा जो साइंटिफिक, हमारी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा क्या, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कौन सी बुरी बला है, या मतलब ये सब हम रिचुअल्स, कस्टम्स जो होते हैं, हम उसके बारे में जब भी हमारे कुछ कष्ट वाले दिन या बुरे दिन चल रहे थे तो हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो उन्होंने बोला कि जो हम, लेकिन उन्होंने इस लॉजिक को हटाते हुए उन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर क्या है. मतलब अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती तो उसका हमें साइंस से रिलेटेड या उसका साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको क्या करें, हम उसको रियलिस्टिक या रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका क्या है, साइंटिफिक अप्रोच. Now, I suppose it is one of examining everything, of seeking truth by trial and error and by experiment. उन्होंने कहा I suppose, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि ये क्या है, it is one of examining everything. ये क्या है, किसी चीज़ को एग्जामिन करने का चीज़ है कि किसी जो ट्रुथ होता है, मतलब जो आपका सच है उसको कैसे बाहर निकालना है, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. अब ट्रायल एंड एरर मेथड, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, हम क्या करते हैं, हम अगर कोई एक चीज़ है, हमने उसे किया, उसमें गलतियाँ आई, हमने एक बार ट्राई किया, उसमें गलतियाँ आई, फिर हमने, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारी रीडिंग्स कुछ और आएंगी, दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, हमारी रीडिंग्स कुछ और आएंगी. हम कंटिन्यूएशन में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम अपने फाइनल रिजल्ट के बहुत पास होते हैं. लेकिन जब हम ट्रायल और एरर मेथड करते जाते हैं तब हमें कभी या तो किसी का एक बार में आ जाता है, किसी का नंबर ऑफ़ टाइम्स में रिज़ल्ट आता है. तो यही उनने बोला है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये आपका साइंटिफिक अप्रोच है, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, सच बाहर निकालना ट्रायल और एरर मेथड से, या उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, ऑफ नेवर सेइंग दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ सो. बट हमें ये ऑफ नेवर, पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है. And if once is convinced of it, of expecting it, of having the capacity to change one's notion the moment some other proof is forthcoming. और अभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने, या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को, सच को ट्रायल और मेथड से करते जा रहे हैं, तो ये ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है कि यही सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है. लेकिन उन्होंने बोला कि जो अगर ये साइंटिफिक अप्रोच है उसका, तो ये आपका जो आप जो काम कर रहे हैं, या आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, आपकी जो थिंकिंग है वो क्या होना चाहिए, आप उस थिंकिंग से दूसरे को कन्विंस्ड कर सको, या आपके रिजल्ट से कोई दूसरा कन्विंस्ड हो सके, नहीं ये बिल्कुल चीज़ें सही हैं, वो उसको एक्सेप्ट करें. और उसके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसी मोमेंट में क्या करो, दूसरे के थॉट्स को, आइडियाज़ को चेंज कर सको. Some other proof is forthcoming of having an open mind which tries to imbibe the truth whenever it is found. और जो भी एक ऐसा इंसान होता है, जैसे अगर आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो उसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो कुछ भी ना सोचे, अगर कोई बिना प्रूफ के कोई बातें ना करे. उससे सबसे पहले प्रूफ देखने चाहिए कि हमारे फोर्थ कमिंग प्रूफ्स आ रहे हैं, या कोई भी चीज़ जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक वो अपना माइंड सेटअप करे, और अपने उस प्रूफ के अकॉर्डिंग वो दूसरों के आइडियाज़ को क्या
करे या नोशंस को चेंज करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो सच है उसको वो क्या कर सके, इम्बाइब कर सके ट्रुथ को, मतलब एब्जॉर्ब कर सके उस ट्रुथ को. Now, if that is culture, how far it is represented in the modern world and in the nations of today? Obviously, if it was represented more than it is, many of our problems, national and international, would be far easier to solve. और उन्होंने बोला कि जो अगर कल्चर की बात की जाए तो जो मॉडर्न वर्ल्ड और नेशंस के हिसाब से उसे कैसे रिप्रेजेंट किया है. ऑब्वियसली इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड वॉज रिप्रेजेंटेड मोर दैन इट इज़, अगर उसे पहले की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो है, तो जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, वो बहुत पहले ही सॉल्व, बहुत ईजी से और बहुत पहले से ही सॉल्व की जा सकती थी. Now, almost every country in the world believes that it has some special dispensation from providence, that it is of the chosen people or race, and that others, whether they are good or bad, are somewhat inferior creatures. अब देखिए, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, और ऐसा कुछ हर कंट्री ऐसा कुछ बिलीव करती है कि उनके पास स्पेशल डिस्पेंसेशन, मतलब उनके पास स्पेशल व्यवस्थाएं हैं कुछ चीज़ों को लेकर. जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो देखिए, अगर हम अरब की बात की जाए तो उस अरब के पास जो पेट्रोल का उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, तो वहाँ पे पेट्रोल इतना होता है कि उनको बिलीव है कि अगर कभी हमारी इकनॉमी में लॉस होता है या हमारी इकनॉमिक दम से बैठती है, तो जो ये पेट्रोल वाला कंडीशंस है तो उसको वो क्या करेगा, हमेशा उसको राइज अप करेगा, क्योंकि बाकी नॉर्मल कंट्रीज़ में आपको ये वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी कि वहाँ पे इतना. तो जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की कहानी होती है, या फिर कभी ऐसे कुछ होता है कि कभी किसी कंट्री में या किसी नेशंस में कुछ चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ों का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमेशा पूरे वर्ल्ड में ये बिलीव करती हैं, कुछ नेशंस बिलीव करते हैं कि हमारी कंट्री में कुछ चीज़ों के लिए अलग से या बहुत कुछ ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग. Providence, that it is of the chosen people or race, and that others, whether they are good or bad. और ये हमारी डेस्टिनी प्रूव नहीं करती, या कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपनी डेस्टिनी पे सोचते हैं कि हमारा रेस कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं. तो जब आप अब ये सारी कंडीशंस अपने डेस्टिनी पे या अपने प्रोविडेंस पे छोड़ते हैं, तो वो आप समवॉट या समवेयर आप क्या है, इन्फीरियर क्रीचर्स है, मतलब आप सबसे ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर प्रूव कर रहे हैं. वहाँ पे आप इन्फीरियर क्रीचर्स की तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया. इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स परसिस्ट इन ऑल नेशंस ऑफ द ईस्ट एज वेल ऑफ द वेस्ट विदाउट एक्सेप्शन. उन्होंने बोला ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की थिंकिंग है कि हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग, कैसे ये फीलिंग लोगों में अपने आप से आ जाती है. जैसे कि अगर उन्होंने ईस्ट और वेस्ट की कंडीशन बोली विदाउट, तो जो ईस्ट और वेस्ट के लोग हैं, मतलब कंट्रीज़ के ईस्ट और वेस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं, उनकी कुछ ऐसी थिंकिंग है कि हम लोग क्या हैं, हमारे पास कुछ सोर्सेज ज़्यादा नहीं हैं, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा फील किया कि हम लोग कहाँ पे समवॉट हम लोग क्या हैं, इन्फीरियर टाइप के क्रीचर्स हैं. विदाउट एक्सेप्शन the nations of the east are strongly entrenched in their own ideas and convictions, and sometimes in their sense of superiority about certain matters. वहीं उन्होंने बताया कि जो ईस्ट साइड के नेशंस हैं वो स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड है, मतलब स्ट्रांगली सेट है अपने आइडियाज़ में और कन्विक्शंस, मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कि जो इनका सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है किसी मैटर्स में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना. जैसे ईस्ट साइड के जो नेशंस हैं, वो क्या, उनका जो आइडिया है या उनका माइंड सेट है वहाँ पे कि जो हमारी कंट्री है या वो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा हमेशा अपने माइंड को इस तरीके से सेट किया है, अपना माइंड इस तरीके से बिल्टअप है कि हमारी जो नेशंस है वो किसी बहुत कुछ मैटर्स में क्या है, बहुत सारी कंट्रियों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. Anyhow, in the course of the last 2 or 300 years, they have received many knocks on the head, and they have been humiliated, and they have been debased, and they have been exploited. उन्होंने कहा कि कुछ 2 और 3 हज़ार साल पहले कब ऐसा कुछ उनको ऐसा नॉक या उनको ऐसा
ऐसी उनको दस्तक मिली थी कि जो उन्हें क्या किया गया, उन्हें शेम फील कराई गया, उन्हें डिसऑनर फील कराया गया, उन्हें डिबेस्ड यूज, उन्हें डिग्रेडेड टाइप का फील कराया गया, एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और उन्हें क्या किया गया, यूटिलाइज किया गया। कभी ऐसा होता है ना कि हम जैसे अगर कोई दो आपस में कंट्री है तो उन्हें क्या कर, एक कंट्री को हमें हर कोई सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्री के लिए कोई ना कोई ट्रीटी साइन होती है, ना उन्हें कोई एक्सपोर्ट कुछ करता है, ना उन्हें कुछ इम्पोर्ट्स करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो कुछ साल पहले, कुछ हज़ारों साल पहले, ये जो ईस्ट साइड के नेशंस हैं, इन्हें हमेशा क्या किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, इन्हें डिबेस्ड किया जाता था, इन्हें एक्सप्लॉइट, इन्हें यूटिलाइज किया जाता था। एंड सो इन स्पाइट ऑफ देयर फीलिंग they were superior in many ways. They were forced to admit that they could be knocked about and exploited. और इस कारण, इस सारी फीलिंग्स के कारण वो हमेशा से सुपीरियर थे, अपने बहुत सारे कुछ चीज़ों में, बहुत वेज में, पर उन्हें फोर्स किया जाता था कि ये वो एडमिट करें, और उन्हें दे कुड बी नॉक्ड, कि वो किसी के भी द्वारा आसानी से यूटिलाइज किए जा सकते हैं। To some extent this brought a sense of realism to them. और जब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, एक रियलिस्टिक या रियलिज्म वाली क्या हो गई फीलिंग्स, एक सेंस ऐसा आया। There was also an attempt to escape from reality by saying that it was sad that we were not so advanced in material and technical things, nevertheless we were superior in essential things, in spiritual things. और उन्होंने बोला कि देयर वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू एस्केप, और ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट आए थे जब जो वो ईस्ट साइड के नेशंस थे वो फंसे, ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे, और उन्हें रियलिटी, और उनको जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उनकी जो रियलिटी थी, उन्होंने ये कहा कि हमने रियलिटी सीखी बाय सेइंग दैट इट वाज सैड दैट वी वर नॉट सो एडवांस्ड इन मटेरियल। और हम ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हम बहुत एडवांस नहीं हैं किसी भी अपनी मटेरियल चीज़ों में, एंड टेक्निकल थिंग्स, और हमारे जो टेक्नोलॉजिकल थिंग्स है, जैसे अगर देखा जाए तो चाइना भी कितने टेक्नोलॉजी में आगे, बाकी और जो कंट्रीज़ हैं कितनी इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आए। तो उन्होंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल थिंग्स में एडवांस नहीं है, नेवरदलेस वी वर सुपीरियर इन एसेंशियल थिंग्स। बाकी हम कुछ एसेंशियल मतलब ज़रूरत वाली चीज़ों में हमेशा क्या है, सुपीरियर हैं, जैसे स्पिरिचुअल थिंग्स हो गई, और हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं इसमें हम हमेशा से क्या थे, सुपीरियर थे। I have no doubt that spiritual things and moral values are ultimately more important than other things. तो उन्होंने कहा मुझे कोई डाउट नहीं है कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स होती हैं और जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी हर अदर चीज़ों से। बट द वे वन फाइंड्स एस्केप इन द थॉट दैट वन इज स्पिरिचुअली सुपीरियर सिंपली बिकॉज वन इज़ इंफीरियर इन अ मटेरियल एंड फिजिकली सेंस। बट द वे, पर हमें अपने आप को वहाँ पे फंसा कर या अपने आप को वहाँ पर एस्केप करके नहीं रखना है उन थॉटों में कि हम क्या हैं, स्पिरिचुअली सुपीरियर हैं, हम किसी भी मैटर्स में इन्फीरियर हैं, है ना, सिंपली बिकॉज वन इज़ इन्फीरियर इन अ मटेरियल। क्योंकि दूसरा क्या है, हमने बोला कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमेशा क्या है, सुपीरियर है, लेकिन दूसरा को ये फील नहीं कराना हमें कि वो दूसरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या है, इन्फीरियर है। एंड फिजिकल सेंस, it's surprising. It does not follow by any means it is an escape from facing up to the cause of one's degradation. और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फॉलो कोई भी चीज़ों से, it does not follow by any means, और ये सब चीज़ें किसी भी मीन से फॉलो नहीं करती हैं, बट कि इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम फेसिंग अप, जबकि ये क्या है, एक एस्केप है या एक ऐसा बंधन है कि हमें दूसरी चीज़ों से क्या करना है, बंध के नहीं रहना है।